नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। श्रोताओं, हम बता दें कि किसी भी कागज पे यदि उकेरा हुआ चित्र हम देखते हैं, किसी भी फलक पे उकेरा हुआ चित्र देखते हैं, तो देख करके काफी आश्चर्य की अनुभूति होती है कि कैसे किसी चित्र को किसी ने सजीव कर दिया है। किसी भी चित्र में जो जान फूंकने वाले हाथ होते हैं वो किसी चित्रकार के ही होते हैं। तो आज एक ऐसे ही मशहूर चित्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं, हरिकांत दुबे जी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम बता दें श्रोताओं कि हरिकांत दुबे जी की जो जन्मभूमि है और कर्मभूमि है वो सागर ही है, और वर्तमान में आप भोपाल पुलिस में पदस्थ हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आपसे आपकी ही जुबानी जानना चाहेंगे कि चित्रकारी की आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई और आपका रुझान इस क्षेत्र में कैसे हुआ। सर्वप्रथम तो आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे आमंत्रित किया। और चित्रकला के प्रति रुझान, हर बच्चे के मन में चित्रकला के प्रति जिज्ञासा और रुझान होता है, बस उसे एक सही दिशा मिल जाए। मैं जहाँ रहता था सागर में, मेरे घर के सामने एक चित्रकार रहते थे। वो चित्र बनाते रहते थे। मुझे जितना भी समय मिलता था मैं उनके पास खड़ा होकर देखता रहता था। ये जब उस समय मेरी उम्र होगी करीब 10 या 11 वर्ष, तो वहां से चित्रकला के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। और फिर धीरे धीरे करते करते सभी लोगों का काम देखा, और बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था हमारे समय में। सिनेमा के जो आज आप पोस्टर देखते हैं फ्लैक्स से बने हुए, डिजिटल प्रिंट देखते, पहले हैंडमेड हुआ करते थे, तो उनको देख के बहुत कुछ सीखा मैंने। उनसे मुझे बहुत लगाव था। कोई भी फिल्म जब टाकीज में लगती थी तो मुझे फिल्म देखने में इंटरेस्ट नहीं रहता था। मैं एक डेढ़ घंटे एक कोने में खड़ा वो पोस्टरों के देखता था कि हाँ, चित्रकार ने कैसे रंग लगाए हैं, कैसे वो इफेक्ट लाए हैं, और इतना सुंदर क्यों दिख रहा है। तो इस तरह से मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। जी, किसी एक विषय के कई सारे डायमेंशन होते हैं, कई सारे फलक होते हैं, और जिस व्यक्ति का रुझान जिस क्षेत्र में होता है, जिस विधा में होती है, उसका ध्यान उसी तरफ होता है। किसी सिनेमा को देखने वाले व्यक्ति के अंदर यदि संगीत का रुझान है तो वो संगीत पक्ष की तरफ ध्यान देता है। किसी का यदि लेखन पक्ष की तरफ है तो वो लेखन के क्षेत्र में ध्यान देता है। और आप जैसे जो चित्रकार हैं वो कैसे पोस्टर में उसको सजीव किया गया है, उकेरा गया है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। कला के प्रति, चित्रकारी के प्रति, या हम व्यापक रूप से कला की ही बात करें, कला के प्रति रुझान होना, एक कला प्रेमी होना क्यों जरूरी है? ये रुचि कहाँ से आती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं आप सभी को इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपके बच्चे में किसी एक कला के प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है। उसका क्या फायदा है? बच्चा एक अनुशासन में बंध जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। आपको उसको देखना नहीं पड़ेगा। वो अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त जितना भी समय मिलेगा उसको, बचा हुआ समय, वो अपने उस शौक को पूरा करने में लगाएगा। और कला जो है एक ध्यान की अवस्था में व्यक्ति को पहुंचा देती है, तो एकाग्रता भी बढ़ेगी उसकी और उसका सर्वांगीण विकास होगा। ये सबसे अच्छा पक्ष है। कला कोई भी हो, चित्रकारी हो, आपका संगीत हो, नृत्य हो, गायन हो, तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को डाइवर्ट करना ही चाहिए किसी एक कला के प्रति। कला के प्रति रुझान होना बहुत जरूरी है, और खासकर पेरेंट्स का इस पे ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे किसी न किसी कला से जुड़े रहें। या तो उनके भीतर से वो कला आ रही है तो उसे बाहर निकलने दें, या फिर यदि कहीं नहीं भी है तो उसे सीखने के लिए प्रेरित करें। और सबसे अच्छी बात जो दुबे साहब आप बता रहे हैं कि कलाकार जो व्यक्ति होता है वो बहुत अनुशासित होता है, और चूंकि कलाकार व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो धनात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है और पूरे समाज में वो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। यहाँ पर दुबे साहब आपसे हम और भी एक चीज समझना चाहेंगे। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कहीं से ये प्रेरणा आ रही है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अपने भीतर छिपी हुई कला को पहचानने के लिए या फिर किसी कला को सीखने के लिए। तो ये जो दोनों अंतर है, स्वाभाविक रूप से आना या बाय बर्थ होना और सीखना, दोनों में कितना अंतर है? क्या दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं? और किसी व्यक्ति के भीतर यदि नहीं है तो क्या वो उसे सीख सकता है? कुछ कुछ आपका कथन सत्य है। हर आदमी के अंतर में कला रहती है। अब यदि उसको बहुत अच्छा स्रोत मिल जाए उसको बाहर निकालने का, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को, प्रोत्साहित करते हैं इस चीज को निकालने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं ना, सीखने से सीख तो जाता है आदमी। अच्छा, किसी में बहुत ज्यादा जुनून होता है और बहुत लगन होती है, वो सीख भी जाते हैं। दुबे साहब, आपके कहने का आशय ये है कि आप बाय बर्थ है तो अच्छी बात है, और सीखने को आप सीख भी सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन केवल सीखना किसी के प्रेरित कर देने से या पुश करने से ही आप नहीं सीख सकते हैं, जब तक कि आपके अंदर
उस विधा के प्रति, उस कला के प्रति या चित्रकारी के प्रति ही क्यों ना हम बात कर लें, यदि आपके अंदर जुनून, वो दीवानगी नहीं है, तब तक आप वो आत्मा नहीं ला सकते हैं जो एक भीतर से महसूस करने वाला कलाकार जो ला सकता है। दुबे साहब, यहाँ पर हम आपकी जो निजी यात्रा रही है, खासकर आप सागर जैसे एक शहर से आपने शुरुआत की, भोपाल में आज आप काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश स्तर पे भी आपका काम कई बार देखा जाता है, तो कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य आप बताइए, पुलिस विभाग में हो या व्यक्तिगत रूप से आपने जो किए हो, जिसकी बहुत चर्चा हुई है और समाज में उसका एक असर रहा हो। सबसे पहले मैं आपको 1996 की एक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। सागर में 3 मड़िया बहुत फेमस जगह है, सभी जानते हैं। वहां पर चुनाव के दौरान एक 25 फीट ऊंचा अटल जी का कटआउट बनाया था मैंने, और उसको देखने के लिए लगाने के पहले इतनी भीड़ एकत्रित हो गई थी कि पुलिस ने उस कटआउट का चालान किया, उस कृति का, और बहुत समय लगा उसको भीड़ हटाने को। ये लगभग पूरे सागर में और चारों तरफ समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात फैल गई थी। दूसरा, जब मैं पुलिस विभाग में आ गया तो राजधानी में निर्मित होने वाली गणतंत्र दिवस झांकियों का मैं आकल्पन भी करता हूँ, उनका मॉडल भी बनाता हूँ, उसको निर्माण भी मैं ही कराता हूँ। तो इसके साथ साथ 1997 की बात है, भारत पाकिस्तान का इंडो पाक मुशायरा भोपाल में आयोजित किया गया था लाल परेड मैदान पर। उसकी मंच सज्जा और उसमें प्राचीन, मध्यकाल के और वर्तमान काल के जो शायर थे, कवि थे, उनका एक कोलाज बनाना था मुझे। तो वो बनाने के बाद जो कविगण और शायरगण आए थे, उन्होंने इतनी प्रशंसा की उस मंच सज्जा की और उस कोलाज की कि मुझे पुलिस विभाग ने क्रम पूर्व पदोन्नति दी। बड़ी सौभाग्य की बात थी। इसके अलावा भी आप भोपाल शौर्य स्मारक में कभी भ्रमण के लिए जाएं तो वहाँ 36 पेंटिंग मेरे डिस्प्ले हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में जो आर्मी सेंटर्स हैं उसमें भी वीर सैनिकों के, वीर योद्धाओं के और वुमेन वॉरियर्स के पेंटिंग्स मैंने किए हैं, वो लगे हुए हैं। और मेरी पेंटिंग की प्रदर्शनियाँ इंडिया में और इंडिया के बाहर दुबई तक आयोजित हो चुकी हैं। और मेरे पेंटिंग भारत के अलावा भी USA, UAE, कनाडा, दुबई, सऊदी अरेबिया, सभी जगह संग्रहित हैं। जी, बहुत बड़ा रेंज है आपके काम का जी। और न सिर्फ प्रदेश स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो प्रदर्शनियां लगती रहती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उनमें आपके पेंटिंग्स का डिस्प्ले होता है, चित्रण होता है और आम जनता के लिए प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। यहाँ पर एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, आप पुलिस विभाग से हैं तो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जो सस्पेक्ट्स होते हैं, संदिग्ध होते हैं किसी क्राइम के, किसी अपराध के, एक चित्रकार द्वारा उनकी स्केचिंग तैयार कराई जाती है। ये बहुत लोगों के मन में होता है कि कैसे हूबहू वही तस्वीर उतार दी जाती है कागज पे जो एक सस्पेक्ट की होती है या एक जो संदिग्ध होता है किसी अपराध का। ये काम भी निश्चित रूप से एक चित्रकार ही करता है। कितना कठिन कार्य होता है और कितनी सफलता मिलती है किसी सस्पेक्ट तक पहुंचने में इस विधा के माध्यम से, कितना सटीक है और कितनी मेहनत लगती है इसमें, कल्पना शक्ति का कितना इस्तेमाल होता है। क्या है, जो व्यक्ति किसी अपराधी का हुलिया बताता है जब कलाकार के लिए, तो वो उससे पूछता है उसका चेहरा चौकोर था, अंडाकार था, तिकोना था। उसके हिसाब से वो जो उसने मेमोरी ड्राइंग पहले प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से उसको पता ज्ञात होता है कि अगर चौकोर चेहरा है तो आइज किस तरह की होंगी, आंखें किस तरह की होंगी, नाक किस तरह की होगी। तो वो अपनी कल्पना शक्ति से उस फ्रेम में वो चीजें बिठाता है। फिर जो बताने वाला है उससे पूछते हैं कितना मिला, कहाँ चेंज था, तो उसके बताया हिसाब से फिर हम लोग चेंज करते जाते हैं। तो 80 से 90% तक उस व्यक्ति के हुलिये के नजदीक हम लोग पहुंच जाते हैं। कल्पना के आधार पे की गई चीज होती है और कल्पना के आधार पे आप जितना उस चीज को महसूस कर सकते हैं उतना ही वो सजीव होकर के धरातल पर नजर आता है। पुलिस विभाग द्वारा क्या ये प्रयोग अभी भी किए जाते हैं या नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर होने के बाद जो है ये चीजें कुछ कम हो गई हैं? अभी क्या है, पुलिस विभाग क्या सारे विभागों में कंप्यूटराइजेशन हो गया है। अब उसमें हजारों तरह की आई सेव रहती हैं, हजारों तरह की नाक, नोज हैं, लिप्स हैं, फेस के स्ट्रक्चर हैं, बाल हैं। तो अब आसान हो गया है, वो बताता जाता है, हम लोग कटिंग पेस्टिंग करते रहते हैं। तो अब हैंडमेड बहुत कम हो गया है, अब सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो ये शने ये प्रथा खत्म हो। पुलिस विभाग में तो खैर मान लीजिए कि अर्जेंसी होती है और उसमें समय आपके पास नहीं होता है, जल्दी आपको सस्पेक्ट तक पहुंचना होता है ताकि क्रिमिनल और क्राइम ना कर पाए। कई बार हम देखते हैं कि जो सीरियल किलर्स जो होते हैं, लेकिन यदि हम कला की बात करें, विशुद्ध रूप से कला की बात करें, क्योंकि कलाकार जो है किसी चीज को जीवित करता है, आत्मा डालता है, उसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस चीज को तुरंत बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। दोनों में तो निश्चित रूप से फर्क तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी हम ये समझना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद, सॉफ्टवेयर के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद
क्या इसका स्कोप जो नए आने वाले चित्रकार हैं, जो इसमें एक करियर की भी संभावना देखते हैं, कितना मुफीद है उनके लिए? मेरा कहना है चित्रकला कभी समाप्त तो हो नहीं सकती, कितनी ही मशीनें और कितनी तकनीकी ज्ञान आ जाए। और आज के दौर में आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा और भी एनिमेटेड फिल्में देखी होंगी, तो वो आर्टिस्ट पहले मैनुअली काम करते थे। तो आज भी भारत में, पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात करूंगा, कम से कम 70,000 एनिमेटेड जो एनिमेशन का काम करते हैं आर्टिस्ट, उनकी अभी कमी है। बुक्स आपने पढ़ते होंगे, पुस्तकें पढ़ते होंगे बच्चे, उसमें कविताओं पे इलस्ट्रेशन होता है, स्टोरी पे इलस्ट्रेशन होता है, उसका इतना काम है, लोग कर नहीं पा रहे, आर्टिस्ट नहीं है। तो कितनी ही तकनीकें आ जाएं, हैंडमेड वर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि तकनीकी, जब तक आपको फ्री हैंड ड्राइंग नहीं आती होगी, आप आर्टिस्ट नहीं होंगे, तो आप कंप्यूटर पे भी काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे वही व्यक्ति काम कर सकता है आर्ट फील्ड में जिसको फ्री हैंड नॉलेज होगी और जिसकी प्रैक्टिस होगी, वही काम कर सकता है। बाकी जो जानता नहीं है ड्राइंग को, वो नहीं कर सकता। जी, कंप्यूटर से भी आप काम तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर वो विजन होगा, वो दृष्टिकोण होगा। और वो दृष्टिकोण होने के लिए जरूरी है कि जो बेसिक्स हैं ड्राइंग के, पेंटिंग के, चित्रकारी के, वो आपके अंदर हो, और वो आप सीख के ही हासिल कर सकते हैं, अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। और चित्रकारी का जो एक स्कोप है वो था, वो है और वो रहेगा, तकनीकी का विकास कितना भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हरिकांत दुबे साहब। एक छोटे से प्रवास पे आप सागर आए हुए थे, आपने हमारे लिए भी वक्त निकाला और चित्रकारी के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत ही तफसील से, विस्तार से बहुत सारी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही नए चित्रकारों की पौध भी तैयार करते रहें ताकि ये कला ऐसे ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफर होती रहे, हस्तांतरित होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद।